Hello students, exercise 3.3. Last time we did question number 2. We will start with question number 3. Form pair of equations and find solution by substitution reaction. देखो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी पेयर ऑफ इक्वेशंस x और y के फॉर्म में दिए थे, जबकि इस क्वेश्चन में इक्वेशंस नहीं दिए हैं, फॉर्म पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे। और वो करने के बाद क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें तुम्हें जो ये सेकंड पार्ट दिख रहा है, फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो जो हम अभी तक करते आए हैं वही है। नया क्या है? नया है फॉर्म पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहां पे ये प्रॉब्लम सम्स है, जहां पे मैं पूरा क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो के साथ तुमको खास मैं एक्सरसाइज 3.3 का पीडीएफ भी भेजूंगा। यू सी टू इट कि जब तुम ये वीडियो देखो तो तुम्हारे हाथ में वो क्वेश्चंस होने चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। सॉल्यूशंस तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुम्हारे पास क्वेश्चंस हो। क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। ये प्रॉब्लम सम्स है। तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के पहले दो इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। 1 और 2 में क्या हुआ कि सीधे पेयर ऑफ इक्वेशन थे, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर दिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पहले तुम्हें इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, प्रॉब्लम सम्स है, और फिर उन्हें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट ऐसा दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। मतलब तुम्हें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। जो दो नंबर्स फाइंड करने हैं उन्हीं को हम वेरिएबल्स बनाएंगे कि लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। तो वो जो दो नंबर्स है उसमें से फर्स्ट नंबर को हमने x सपोज कर लिया, सेकेंड नंबर को हमने y सपोज कर लिया। क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इन दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है। मतलब सपोज अगर x बड़ा नंबर है और y छोटा नंबर है, तो यू कैन से डिफरेंस इज 26। मतलब x जो है वो 26 बड़ा है y से, दैट मींस x माइनस y इज इक्वल टू 26। मेरी बात समझे? फॉर एग्जाम्पल, ये चीज हम हजारों बार इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इक्वेशन बनाने में कई बार अप्लाई करने वाले हैं, एक ही तरह का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। कोई ऐसा बोले कि सपोज माय एज, दैट इज लोकेश, एज ऑफ लोकेश इज suppose 40 years, age of Lokesh is 40 years and age of Ramesh is 23 years। अब कोई ऐसा बोले कि Lokesh is 17 years older than Ramesh, या एज ऑफ लोकेश इज 17 मोर देन रमेश, तो इसको तुम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बनाओगे? हमेशा ध्यान रखना, लोकेश, एज ऑफ लोकेश 17 मोर देन एज ऑफ लोकेश 17 मोर देन रमेश। तो एज पर स्टेटमेंट कौन मोर हुआ? लोकेश। कौन लेस हुआ? रमेश। तो डेफिनेटली लोकेश, जो भी बड़ा हो ना स्टेटमेंट में, उसमें से छोटे को माइनस करना है। Lokesh is 17 more than Ramesh, तो age of Lokesh minus age of Ramesh is equal to 70। इसको इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में रखेंगे हमेशा।
जैसे यहां पे बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26, तो अगर हम सपोज कर लेते कि x ग्रेटर नंबर है, y स्मॉलर नंबर है, डिफरेंस इज 26, दैट मींस ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 26। ये बन गया इक्वेशन 1। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो दोनों में से बड़ा नंबर तो x है, तो डेफिनेटली वन नंबर x बड़ा नंबर इज इक्वल टू, जहां वर्ब आया, कई बार ऐसा होगा कि जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें जहां वर्ब आता है वहीं पे इक्वल टू लग जाएगा। वन नंबर मतलब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स अदर, 3 बार। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो x इज इक्वल टू 3 बार। ये बन गया इक्वेशन 2। काम हो गया। अब क्या करना है, अब जो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किया वही करना है। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करोगे, इक्वेशन 1 को x के फॉर्म में लेके उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, या तो सीधा देखो सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी x के फॉर्म में है, देखो सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 बार, तो सीधा इसको तुम 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर सकते हो। सीधा ये इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पुटिंग सीधा इसमें 3 रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये देखो x के फॉर्म में ही है। पुटिंग x इक्वल्स टू 3 बार इन 1, क्योंकि x के फॉर्म में ही है, तो इसमें हमें वो 3 ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। पुटिंग x इक्वल टू 3 बाय इन 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 बाय, x की जगह पे माइनस y इज इक्वल टू 26, that means 2y is 26, that means y will be equal to, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर चला जाएगा, 26 upon 2 means y is equal to 13, ये y मिल गया। अब क्या करोगे, ये y की वैल्यू 2 में रखोगे तो तुम्हें x मिल जाएगा। पुटिंग y is equal to 13 in 1, ये 1 में, therefore x minus 13 is equal to 26, ये minus 13 को वहां शिफ्ट कर लो, so x will be equal to 26 plus 13, that means x will be equal to 39, ये हो गया, x is 39, मिल गया आंसर। क्वेश्चन में वही पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर्स, तो मिल गया तुम्हें आंसर कि नंबर्स आर, क्योंकि ये प्रॉब्लम सम है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स आर, क्या मिले नंबर्स, नंबर्स आर 39 एंड 13। ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम सम्स तुमने किए हैं, 8th में भी तुमने ऐसे ही प्रॉब्लम सम्स में इक्वेशन फॉर्म करके उनको सॉल्व ऑलरेडी 8th में भी किया है, कोई नई चीज नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। जब भी ये वीडियो देखने बैठो तो क्वेश्चंस तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, तो ये समझ में आएगा। Larger of two supplementary angles exceeds smaller by 18 degrees. Find them. तो किसके बारे में बताया है, जैसे यहां पे रिलेशन 2 नंबर्स के बारे में दिया था, अगले क्वेश्चन में रिलेशन 2 एंगल्स के बारे में दिया है। Larger of the two supplementary angles exceeds smaller by 18, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उसमें जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 एक्सीड होता है। फाइंड द एंगल्स। तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन है विच विल हेल्प यू टू मेक 2 इक्वेशन।
इक्वेशंस। कह रहे हैं द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द एंगल्स, लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री है, वो दोनों एंगल ढूंढने हैं, जिसे तुम्हें फाइंड करना है उसी को तुम यहां पे वेरिएबल बनाओगे। लेट लार्जर एंगल बी, लेट लार्जर एंगल बी x, स्मॉलर एंगल बी, स्मॉलर एंगल बी y। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या तुम्हें पता है व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी और तुमने 9th में भी पढ़ा है कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज, if sum of two angles is 180, मतलब सपोज एक एंगल 50 है और दूसरा एंगल 130 है, स्टोरी की तरह सुनोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला, स्टोरी नहीं है ये, इट शुड गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड। स्टोरी जैसे खाली बैठ जाना नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। ये दो एंगल्स है, एक 50 और एक 130 है, तुमने देखा इनका सम कितना है, इन दो एंगल्स का सम 180, 50 प्लस 130 180, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है, सम है 180। ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री ऑफ, व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री ऑफ 25 डिग्री? 25 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 25 डिग्री का सप्लीमेंट्री 155 होगा, सम इज 180। ऐसे तुमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, मतलब एक एंगल अगर 30 है और दूसरा एंगल अगर 60 है, कैसे एंगल्स हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री। If sum of two angles is 90, then such angles are called complementary angles. If sum of two angles is 180, then such angles are called supplementary angles. ऐसा कह रहे हैं कि larger of the two angles, जो दो एंगल्स हैं, एक हमने x सपोज किया, दूसरा y सपोज किया, larger of the two supplementary angles exceeds the other by 80। पहली बात तो ये दो एंगल्स जो x और y सपोज किए, दे आर सप्लीमेंट्री, तो पहला इक्वेशन तो बहुत इजीली मिल जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180। लार्जर एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18, लार्जर एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18, मतलब लार्जर x माइनस स्मॉलर y इज इक्वल टू 18। एक्सीड मतलब ज्यादा है। लार्जर एंगल, लार्जर ऑफ द टू एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 18। माय एज एक्सीड्स योर एज बाय 15, क्या मतलब हुआ इसका? आई एम 40 एंड यू आर 25, माय एज exceeds your age by 15, मतलब मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 15 ज्यादा है। ये लोकेशन, ये XYZ कोई भी है, कोई भी है, वो हमारे क्लास में एक दादाजी पढ़ते हैं, सपोज ये वो दादाजी है, दादाजी मानसी अग्रवाल, सपोज ये वो दादाजी है, तो लोकेश is 40, दादाजी is 25, एज ऑफ लोकेश exceeds दादाजी by 15। तो इसी चीज को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? लोकेश माइनस दादाजी इज इक्वल टू 15, ऐसे लिखोगे, बिल्कुल ऐसे ही। वन एंगल ऑफ द टू exceeds other by 18, तो x minus y equal to 18। क्या तुम इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करोगे?
1 की वैल्यू को 2 में रिप्लेस करना है, पुटिंग, तो कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर 1 x plus y is equal to 180, therefore x will be equal to 180 minus y, ये 3 हो गया, पुटिंग x is equal to 180 minus y in 2, देखो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो 180 minus y is equal to 80, क्या हुआ पता चला, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। अभी तक हम इस चैप्टर का पहला ही मेथड सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस्ड है। ये माइनस वाई विल बिकम -2y, 180 को उधर ले जाओ तो 18 minus 180, so -2y will be equal to -162, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाने वाला है, व्हाट विल बी y, तो y will be equal to 162/2, so y will be equal to 81, y is 81, can you get value of x, can you get value of x, तो putting y is equal to 81 in 3, ये 3 में रख देंगे, therefore x will be equal to 180 minus 81, therefore x will be equal to, अरे 3 में रख दिया, 180 minus 81 will be equal to 99, value of x is 99, तो मिल गया ना आंसर। बोला है फाइंड द एंगल्स, therefore two angles are 99 and 81, इतना इजी। प्रॉब्लम सम है, लास्ट में स्टेटमेंट इज मस्ट, two angles are 99 and 81, सम नंबर 3 समझ में आया सबको? इन शॉर्ट you have to read question carefully and form equation and then substitution method से उसको हमें solve करना है। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. Coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. You have to find cost of 1 bat and 1 ball. तो जो तुम्हें यहां पे फाइंड करना है ना, उसी को तुम्हें बनाना है वेरिएबल, जो तुम्हें फाइंड करना है उसी को तुम्हें बनाना है वेरिएबल। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x and cost of 1 ball is equal to rupees y. Cost of 1 bat is rupees x and cost of 1 ball is rupees y. क्या कह रहे हैं ये लोग? 7 bats and 6 balls. Total cost is rupees 3,800. 7 bats. एक बैट का कॉस्ट x रुपीस है, तो 7 बैट्स का कॉस्ट क्या होगा? 7 बैट्स का कॉस्ट होगा 7x। सिंपल। तुम्हें कोई बोले कि एक चॉकलेट 11 रुपीस की है, तो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 5 chocolates? It will be 5 into 11. What will be cost of 7 chocolates? So it will be 7 into 11. What will be cost of 9 chocolates? It will be 9 into 11. In short, cost of 1 chocolate को तुम number of chocolates से multiply करोगे तो you will get total cost. Cost of chocolate को तुम कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट को तुम नंबर ऑफ चॉकलेट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टोटल कॉस्ट चॉकलेट की मिल जाएगी। ऐसे ही तुम्हें कोई बोले कि एक बैट अगर 90 रुपीस का है, एक बैट 90 रुपीस का है, तो दो बैट्स की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? तो इट विल बी 2 into 90। 7 बैट्स की कॉस्ट क्या हुई? तो इट विल बी 7 into 90। सिंपल सी बात। तो सेम वे एक बैट x रुपीस का है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो गई 7x, और बॉल्स हम कितने बाय कर रहे हैं? 6 बॉल्स।
अब एक बॉल y रुपीस का है तो 6 बॉल्स कितने के हुए? 6 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 6y, और दोनों का मिलाकर टोटल कॉस्ट, दोनों का मिलाकर टोटल कॉस्ट है 3800, तो प्लस इज इक्वल टू 3800। देखो ये बन गया क्वेश्चन 1। सिमिलरली आगे क्या कह रहे हैं? लेटर शी बाइज 3 bats and 5 balls for 1750। 3 bats 5 balls, 3 bats and 5 balls। अब एक बैट x रुपीस का है, 3 bats 3x, एक बॉल y रुपीस का है, कितने बॉल्स हैं ये? कितने बॉल्स हैं ये? 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स का 5 है। दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट रुपीस 1750। तो ये बन गया, क्या बन गया? ये बन गया इक्वेशन 2। सिंपल। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तुमने देखा 1 और 2 से ये 3 डिफरेंट कैसे हुआ? 1 और 2 से 3 डिफरेंट कैसे हुआ? 1 और 2 में x या y किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 था। इन दोनों इक्वेशन में ना तो x का कोएफिशिएंट 1 है ना तो y का कोएफिशिएंट 1 है। कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है। तो क्या होगा? जब तुम सब्स्टिट्यूशन लगाने जाओगे तो जो ये 3 आने वाला है पक्का उसमें डिनोमिनेटर आएगा ही आएगा, पक्का भी जो 3 है उसमें डिनोमिनेटर आएगा ही आएगा, क्योंकि x और y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है। तो क्या करें? क्या लगता है तुम्हें? 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना इजी लगता है या 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी लगता है? देख के तो ऐसा लग रहा है कि 2 को ही 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी है, क्योंकि 2 में नंबर थोड़े छोटे हैं तो इजीली सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो सीधा कंसीडर इक्वेशन 2 बराबर है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सो 3x विल बी इक्वल टू 1750 माइनस 5y। सो व्हाट विल बी x? x विल बी 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये 3 डिवीजन में चला गया, ये बन गया 3। ये 3 तुमने कहां से ऑब्टेन किया? ये 3 तुमने ऑब्टेन किया 2 से। इसको सब्स्टिट्यूट अब कहां करोगे? क्योंकि 2 से ऑब्टेन किया, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे 1 में। तो इसको 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग क्या? पुटिंग x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन 1। इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं तो क्या बन जाएगा? ये 7 इंटू x की जगह पे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 x की जगह पे रखा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। समझ गए कि नहीं समझे? अब क्या? अभी डिनोमिनेटर आ रहा है 3, तो ये जो डिनोमिनेटर 3 आ रहा है इसको हमें हटाने की जरूरत है। कैसे हटाओगे इस डिनोमिनेटर को? क्या इस 3 को तुम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाओगे? नहीं, क्योंकि ये 3 कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो कैसे हटाओगे? ये 3 दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, क्या इसको 7 के साथ कैंसिल कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 7 आता नहीं। तो ये 3 को हटाने के लिए तुम्हारे पास सबसे अच्छा रास्ता है कि एलसीएम लेके मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम कितना हो गया? 3 1 1, एलसीएम इज 3। मल्टीप्लाई 3 ऑन both sides, multiply 3 on both sides, तो 7 into 1750 minus 5y upon 3 into 3 plus 6y into 3 is equal to
3800 into 3 मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, यहाँ 3 कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 7 into 1750, 7 into 1750, this 7 into 1750 will become 12250, it will become 12250, ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई, मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, लास्ट वीडियो में भी बताया तुमको मैंने, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 8 से पढ़ता है वो, या मोनोमियल इनटू बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई, दोनों से, 7 into -5 आए तो -35 आए, प्लस 6 pi into 3 18y is equal to 3800 into 3 will be 11400, 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400। अब क्या करोगे, तो अब इसको उधर ट्रांसपोज करोगे, -35y plus 18y will become -17y is equal to 11400 minus 12250, therefore -17y is equal to ये 11400 और -12250, क्या करना होगा हमें, एक प्लस है और एक नंबर माइनस है, तो उसके लिए हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके बड़े नंबर का साइन, तो तुम ये बड़े में से ये छोटे को माइनस करोगे तो यू विल गेट 850, और बड़े नंबर की साइन तो -850। अरे वापस समझे, -850। अब क्या, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, कैसे कैंसिल, क्योंकि वैसे भी -17 अपॉन में जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर लिया, तो y विल बी इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 की टेबल में आता है 17 5 50, सो y इज इक्वल टू 50, मिल गया हमें y, ये में y मिल गया 50, y 50 मिला, कैन यू गेट वैल्यू ऑफ x, तो y की वैल्यू कहां रखोगे अब तुम, पुटिंग y इज इक्वल टू 50, putting y is equal to 50, putting y is equal to 50 in equation 3, ये 3 में रखोगे तो x will be equal to 1750 minus 5 into 50 upon 3, 1750 minus 5 into 50 मतलब ये क्या हो जाएगा, x will be equal to 1750 5 into 50 250, 1750 minus 250 तो ये क्या बन गया 1500 upon 3 है ना, 1500 upon 3 means value of x is therefore x will be equal to 500, मिल गया, x is equal to 500 means लास्ट में स्टेटमेंट, therefore cost of 1 bat is ₹500 and cost of 1 bat and ball, cost of 1 ball is ₹50। इतना आसान है, सबको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ हम बाद में करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम पहले क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, इसमें टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन यानी पता है तुमको, नंबर्स लाइक 7/5 -2/3 11/7, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन, सच नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है अगर हम 2 ऐड करते हैं, कहां ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, added to numerator and denominator,
आगे क्या बोल रहे हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या करोगे, सपोज करोगे, क्या सपोज करोगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। सपोज जो भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी y। न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया x/y। सपोज फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो ये फ्रैक्शन बन गया x/y। क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो अभी फ्रैक्शन x/y है। इफ वी ऐड 2 टू न्यूमरेटर and denominator then fraction becomes 9/11। कितना आसान। if we add 2 to numerator and denominator fraction becomes 9/11। क्या तुम इसको आगे सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो बहुत आसानी से। क्या y+2 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या 11 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये y+2 ये टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। ये 11 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। हर एक क्वेश्चन में है क्या, तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन की मदद से तुम 2 इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। 11 को क्रॉस में, इसको क्रॉस में, तो क्या बन गया ये 11 इंटू x+2 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2। एक बार फिर से, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा 11x प्लस 11 2 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। मोनोमियल इंटू बाइनोमियल भाई। अभी 11x माइनस 9y is equal to 18 minus 22। ट्रांसपोज कर दिया, 9y इधर 22 उधर, मींस 11x minus 9y is equal to -4। ये बन गया इक्वेशन 1 फर्स्ट क्लास। फिर आगे क्या कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहे हैं, if 3 is added to numerator and denominator it becomes 5/6। आगे बोल रहे हैं 3 is added to numerator and denominator fraction becomes 5/6। मतलब अभी ये x/y है, बहुत आसान, तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में की होंगी, लेकिन वो 1 वेरिएबल में थे, ये 2 वेरिएबल में है। बट ऐसे इक्वेशंस तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में 8th में भी बनाए हैं इक्वेशंस, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 1 वेरिएबल के फॉर्म में बन रहे थे, ये 2 वेरिएबल के फॉर्म में बन रहे हैं, और कोई फर्क नहीं। x/y if 3 is added to numerator and denominator then fraction becomes 5/6। क्या तुम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3। Therefore 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। अब क्या, वो y वाले टर्म को इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया 6x minus 5y is equal to 15 minus 18। 6x minus 5y, देखो बन गया सेकंड इक्वेशन तुम्हारा। क्या बना सेकंड इक्वेशन, 6x minus 5y is equal to -3, बन गया इक्वेशन 2। है ना बढ़िया, एकदम डिफिकल्ट है। अब ये 2 इक्वेशन में अप्लाई करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, प्रॉब्लम होने वाला है।
क्यों होने वाला है? क्योंकि x और y किसी का भी कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है, तो डिनोमिनेटर आएगा ही आएगा। तुम 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करने जाओ, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करने जाओ, पक्की बात डिनोमिनेटर आने ही वाला है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होने ही वाला है। क्या करोगे तुम? क्या लगता है तुम्हें? 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना इजी लगता है या 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी लगता है? डेफिनेटली 2 में नंबर्स थोड़े छोटे हैं, तो 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना आसान है। क्या करोगे? कंसिडर इक्वेशन 2, 6x minus 5y is equal to -3. 6x minus 5y is equal to -3. That means 6x will be equal to -3 plus 5y. x के फॉर्म में, और वो x की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 लिया, उसको x के फॉर्म में लिखने लगे हैं, मतलब what will be x? x will be -3 plus 5y upon 6, ये बन गया 3। ये जो वैल्यू मिली इसे कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? तो इसे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे 1 में, पुटिंग x is equal to -3 plus 5y in 1, -3 plus 5y upon 6 in 1, तो क्या बन जाएगा? therefore 11 into x की जगह पे -3 plus 5y upon 6 minus 9y is equal to -4। समझे? अब क्या हो गया ये? क्या 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 इन सारे टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। ये 6 तो सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है। तो क्या करोगे? 6 को क्या इधर कैंसिल कर पाओगे? कैंसिल भी नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे? ये 6 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई 6 ऑन both sides, 11 into -3 plus 5y upon 6 into 6 minus 9y into 6 is equal to -4 into 6, multiply 6 on both sides। ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया? 11 into -3 मतलब -33, 11 into 5 plus 55y minus 9y into 6 मतलब minus 54y minus 33 plus 55y minus 54y is equal to -24। Therefore 55y minus 54y will become y। अरे ये और ये उधर जाएगा, मतलब -24 plus 33। So y will be equal to -24 plus 33, -24 plus 33, therefore y will be equal to -24 plus 33, एक माइनस है और एक प्लस है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे और बड़े नंबर का साइन, तो y will be equal to 9। पता चला? अब x कैसे मिलेगा? तो ये जो y की वैल्यू आई इसे प्लेस करोगे 1 में, पुटिंग y is equal to 9 in 3, ये 3 में प्लेस कर दोगे, therefore x will be equal to -3 plus 5 into 9 upon 6, means value of x will be equal to -3, 5 9s are 45, -3 plus 45 upon 6, so value of x will be equal to -3 plus 45 will be 42, 42 upon 6, so value of x is 7। कौन था x? फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। कौन था y? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। तुम्हें बोला है फाइंड अ फ्रैक्शन, लास्ट में therefore fraction is 7 upon 9। हो गया? x is numerator,
y is denominator, so fraction is 7/9. Next question, question number 6. Question number 6 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 6 में? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times age of son. What are their present ages? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. किसके बीच में रिलेशन दिया है? रिलेशन दिया है बिटवीन एज ऑफ जैकब एंड एज ऑफ हिज सन. दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है. जो हमें फाइंड करना है उसी को हम बनाते हैं वेरिएबल. फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन. बराबर है. तो लेट प्रेजेंट एज, सम नंबर 6, let present age of Jacob is equal to x years. Present age of Jacob is equal to x years, and present age of his son is equal to y years. Suppose present age of Jacob is x and present age of his son is y years. क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि 5 years hence, HENCE, hence मतलब future. Your present age is 13 years. What will be your age 5 years hence? So it will be 13 plus 5. What was your age before 5 years? कभी भी hence आए, after आए, मतलब वो फ्यूचर की बात हो रही है. कभी भी ago आए, ago, before आए, तो वो past की बात हो रही है. Your present age is 12. What will be age after 3? Or 3 years hence? 12 plus 3. फ्यूचर की बात हो रही है. What was your age before 3 years or 2 years ago, 3 years ago? तो 12 minus 3. In short, present age से your present age is 12. 3 years hence or after 3 years, 12 plus 3. Before 3 years, 3 years ago, 12 minus 3. मतलब कभी भी प्रेजेंट एज से अगर फ्यूचर एज लिख रहे हो तो नंबर ऑफ इयर्स प्लस होंगे, और प्रेजेंट एज से कभी पास्ट एज लिख रहे हो तो नंबर ऑफ इयर्स माइनस होंगे. योर प्रेजेंट एज इज x. व्हाट विल बी योर एज आफ्टर 7 years? After 7, x plus 7. What was your age before 7 years or 7 years ago? X minus 7. Your present age is x. What will be your age 7 years hence or after 7 years? X plus 7. Before, x minus 7. In short, ये एज वाले जो भी प्रॉब्लम्स हम होंगे इस चैप्टर में होंगे, अगले चैप्टर में होंगे, अगले में होंगे, कहीं पे भी होंगे, तो हम प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं, और प्रेजेंट एज से आफ्टर या हेंस है तो नंबर ऑफ इयर्स प्लस, बिफोर है तो नंबर ऑफ इयर्स माइनस. स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो. क्या बोल रहे हैं? 5 years हेंस, आज नहीं, आज से 5 साल बाद. 5 years hence, कोई नई चीज नहीं है, पढ़ा होगा, 8 में बनाए हैं क्वेश्चंस. 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years hence Jacob will be 3 times son. 5 years hence, तो 5 years hence Jacob कितना हो जाएगा?
जैकब होगा x प्लस 5 years hence सन कितना होगा, तो सन होगा y प्लस 5। अरे सन भी तो 5 साल बढ़ेगा। ऐसा बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद 5 years hence 5 साल के बाद जैकब की एज अपने सन से 3 टाइम्स होगी। मतलब एज ऑफ सन इंटू 3 इज इक्वल टू जैकब। एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ सन 5 years hence 5 साल के बाद। एज ऑफ जैकब x plus 5 will be वर्ब 3 times age of his son. Therefore बन गया क्वेश्चन 1, x plus 5 is 3y plus 15. Therefore x minus 3y will be equal to 15 minus 5. Therefore x minus 3y will be equal to 15 minus 5 10. बन गया क्वेश्चन 1। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं आगे, 5 years ago Jacob was 7 times age of son। आज नहीं, 5 years ago, तो 5 years ago Jacob x minus 5, 5 years ago son उस टाइम पे कितना, y minus 5। तो 5 years ago Jacob was 7 times, 5 years ago Jacob was 7 times age of his son, है ना, 7 times। 5 years ago Jacob was equal to, जहां कई बार ऐसा होता है इक्वेशन में कि तुम्हें स्टेटमेंट को सीधा सीधा इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसलेट कर देना है। 5 years ago age of Jacob was verb है equal to 7 times age of son। Therefore x minus 5 is equal to 7y minus 35। बन जाएगा इक्वेशन, y को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये बन जाएगा x minus 7y is equal to minus 35 plus 5। That means x minus 7y will be equal to minus 35 plus 5 will be equal to minus 30। समझे, ये बन गया इक्वेशन, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब तुम्हें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसको तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट, तो उसके लिए कंसीडर 1 और इक्वेशन 1 लेके उसको x के फॉर्म में लिख लो, x minus 3y is equal to 10। Therefore x will be equal to 10 plus 3y, ये 3, ये जो x की वैल्यू आई इसे तुम 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, पुटिंग x is equal to 10 plus 3y into 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये 10 plus 3y minus 7y is equal to minus 30। तो ये क्या हो जाएगा, 3y minus 7y, ये 3y minus 7y minus 4y is minus 30 minus 10। ये कैलकुलेटर ले गए तो minus 4y will be equal to, so minus 4y is equal to minus 40। माइनस माइनस ऐसे कैंसिल कर सकते हो, y will be equal to 40 upon 4, so y is equal to 10। क्या तुम्हें अभी x मिल जाएगा, ये जो y की वैल्यू आई है 10, इसे तुम प्लेस कर दोगे 3 में, पुटिंग y is equal to 10 in 3, पुटिंग y equal to 10 in 3, तो x will be equal to 10 plus 3 into 10। Therefore x will be equal to 10 plus 30, 3 into 10 30, so x will be equal to 40। x मिल गया, y मिल गया, लास्ट में स्टेटमेंट therefore क्या, therefore प्रेजेंट एज ऑफ स्टेटमेंट जरूरी है प्रॉब्लम्स में, therefore प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is equal to 40 years and present age of
सन, देखो तो y था ना, इज इक्वल टू 10 years। सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी पर्सनली और यू कैन सेंड मैसेज टू मी। इस क्वेश्चन में हमारा एक सम बाकी है, सम नंबर 4, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और वीडियो का टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो सम नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्लीज सी टू इट दैट ये वीडियोस जैसे ही अपलोड होते हैं विद इन 1 और 2 आवर्स तुम्हें इनको देख लेना है, समझ लेना है। जो भी हमारे टीचर्स हैं, we have assigned them the job. They will be checking your classwork as well as your homework. और कुछ भी इनकम्प्लीट होगा तो इमीडिएटली ग्रुप में मैसेज करके तुमको इन्फॉर्म किया जाएगा। सी टू इट कि ये वीडियोस तुम्हें रेगुलरली देखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज का मिस कर दिया और कल देख लेंगे हम, परसों देख लेंगे हम, एक साथ 3 वीडियोस देख लेंगे हम, ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। जो इस क्वेश्चन में हमारा एक सम बाकी है वो हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। ईयर एंड में तुम एक बाल बराबर चीज भी बता नहीं पाओगे कि लोकेश सर ने ये एक सम छोड़ दिया या इतना सा रह गया, कुछ भी नहीं रहेगा। ये खत्म करके हम आगे कुछ प्रैक्टिस बुक के भी सम्स सॉल्व करेंगे। कई सम्स में तुमको होमवर्क में भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। टिल देन बाय बाय।